हेलो दोस्तों, वेलकम टू जैन नॉलेज हब वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम करेंगे आपका 2019 का पेपर, जो आपका जुलाई और दिसंबर, यानी कि आज हम सीडीपी जो है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके हम आज 60 क्वेश्चन करेंगे जो आपका जुलाई और दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। आपके ऑप्शंस हैं समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण और एकीकृत शिक्षा। दोस्तों, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समावेशी शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। आपके ऑप्शंस हैं मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा और समावेशी शिक्षा। दोस्तों, ये जो विचार था, ये जो अधिकार था, ये दिया था आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो फ्रेंड्स, अगर तुलना अधिकतम हो जाएगी तो उसमें बच्चों में एक भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी ये गलत होगा। और अगर हम किसी विशेष समुदाय या संस्कृति को बढ़ावा देंगे, यानी ये भी क्या है आपका गलत होगा। और किसी सांस्कृतिक विविधता को अनदेखी करेंगे, ये भी क्या होगा, गलत होगा। यानी केवल सही क्या होगा, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह संप्रेषित करें कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान हो। ठीक है, तो उसमें फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका है बच्चे प्रभावशाली रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्याम पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तभी बच्चा क्या होगा, कुछ सीख पाएगा। जब तक वो कोई प्रतिक्रिया या कोई किसी चीज़ में भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो फ्रेंड, जो बच्चे होते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पूछने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी उनको प्रेरित करना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसमें सार्थक अधिगम घटित होता है। आपके ऑप्शंस हैं पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो फ्रेंड, जो सही ऑप्शन होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी जो मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसमें सार्थक अधिगम जो है घटित होता है, यानी होता है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रतिभाशाली, अधिगम आवश्यकता, सृजनात्मक और अवधान कमी, असक्रियता, व्यक्तिकम कर्म। तो आपके ऑप्शन रखे इसमें धारा प्रभाव पढ़ने में कमी है, मूल संसाधन में के बारे में सोच सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो फर्स्ट का जो होगा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होगा वो होगा शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने के योग्य होगा। ठीक है, और अधिगम असक्तता के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए, यानी धारा प्रभाव पढ़ने में कमी। और सृजनात्मक के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल समाधानों के बारे में सोच करता है। और ऐसे ही आपका ऑप्शन 4 जो हो जाएगा ऑप्शन सी के लिए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल क्या है, सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों की गलतियाँ बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है जो तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो फ्रेंड, जो बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अधिगम का एक भाग है, यानी सीखने की एक प्रक्रिया है। इसमें उसको जो विचार होते हैं उसमें एक अंतर्दृष्टि को उत्पन्न करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों में संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो फ्रेंड, जो मूल्यांकन होता है उसको हमें लेना चाहिए आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन में बोला है आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है
आपके ऑप्शंस हैं एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति परक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय तथा सामाजिक प्रक्रिया। तो फ्रेंड जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम होता है वो होता है आपका एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, यानी एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया ही हमारा एक अधिगम होता है जिसको हम संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार कहते हैं। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी आपके ऑप्शन से निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है एवं वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो फ्रेंड्स उसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जो विद्यार्थी होते हैं वो सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। कब रहते हैं? जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। आपके ऑप्शंस हैं पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यक्तित्व तरीके से समाधान लिखकर। तो फ्रेंड्स उसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन आपका दिया है वह विधि जिनके प्रयोग में सिर्फ विद्यार्थी की स्व पहल एवं प्रयास शामिल हैं इनमें से किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं निगमनात्मक, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि, परंपरागत विधि और अंतवैयक्तिक विधि। तो फ्रेंड्स जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि ही आपकी कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं एवं पहल प्रयास शामिल हैं। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। आपको क्वेश्चन दिया है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। आपके ऑप्शंस हैं संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका संज्ञान और संवेग क्या नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। आपके ऑप्शंस हैं विद्यालय, सरकार, मीडिया और परिवार। तो फ्रेंड्स का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि परिवार। तो ठीक है, जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है वो आपका क्या है, परिवार। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया है जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो जो जिन पियाजे था उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बोला था कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो फ्रेंड जो जेंडर होता है वो होता है आपका एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और आपका होगा संवेगात्मक। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, आपका सही ऑप्शन है इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस हैं बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषज्ञ है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जो बुद्धि है वो बहुआयामी है जिसमें बुद्धि और परीक्षणों के बीच द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है इसमें प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं
निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सक्रिय अन्वेषक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तित्व गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो फ्रेंड जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने बोला था कि जो अधिगम है आपका वो क्या है, वो एक सामाजिक गतिविधि है, यानी आपका ऑप्शन 4 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुकर्मणीयता और वर्तुल प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी विचारों की अनुकर्मणीयता। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शन हैं बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमताओं को निर्धारित एवं सीमित करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 3 यानी कि जो बच्चे होते हैं बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो प्रेरित होंगे तो आगे पढ़ पाएंगे। इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएँ होती हैं। किसी भी चालक विकास का क्रम आपके ऑप्शन हैं अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास और अपरिष्कृत चालक विकास, शीर्षगामी और अधोगामी। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास। ठीक है, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है ये वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे आपके क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं प्रक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 यानी कि जो बच्चे होते हैं ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा उन्हें अन्वेषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, इसमें आपको बोला है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता और अहम केंद्रित वार्ता। तो जो मौखिक संवाद जो बच्चे आपस में करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत वार्ता यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शंस हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता और विकसित जेंडर पहचान। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। आपके ऑप्शंस हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो होगा आपका उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए यानी ऑप्शन 3 जो होगा वो सही होगा। इसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन है जुलाई पेपर का उसमें बोला है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है।
आपके ऑप्शन हैं सामाजिक कर्म नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स जो बच्चा आता है वो आता है आपका दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो जुलाई में 2019 में आपके आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं हम आपका जो दिसंबर में आए थे। दोस्तों अब हम करते हैं आपका 2019 का जो पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर, उसमें जो आपका दिया था CDP, उसके क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो फ्रेंड जो छात्र केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र होता है उसकी जो विशेषता होती है वो होता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। तो फ्रेंड जो संवेग और संज्ञान होते हैं वो एक दूसरे से होते हैं सन्निहित, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड जो एक शिक्षिका को करना चाहिए वो करना चाहिए प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो का सही होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो अधिगम के बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड जो सही होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर 2, यानी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो फ्रेंड जो परिणाम होंगे वो होंगे आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो फ्रेंड्स जो सही होगा वो आपका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो प्रथा है सेकंड वाली और थर्ड वाली, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन ही जो होता है वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन आपका बोला है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो कर सकते हैं आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो फ्रेंड जो सही है उसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो जो उदाहरण है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी मीडिया एवं विद्यालय, वो क्या होगा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका इसमें निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, यानी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जेंडर पक्षपात का यह उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है इसने बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता
एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो फ्रेंड्स जो पद्धति है वो आपकी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो फ्रेंड जो सही है वो आपका लेव वाइगोत्स्की ने इस पर ज़्यादा चर्चा की थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो सही हो जो ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो जो नैतिक विकास की जो अवस्था है वो दी थी उन्होंने सामाजिक अनुबंधन और अभिविन्यास, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो फ्रेंड वो करता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जीन पियाजे की संरचना है। तो जो जीन पियाजे की संरचना है वो आपकी स्कीमा, यानी जो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, जिंग सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नाज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वयस्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो जो गैर संबोधित करते हैं वो करते हैं आपकी व्यक्तिगत चर्चा, यानी व्यक्तिगत वार्ता के रूप में। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड जो उदाहरण है वो है आपका ढांचा, यानी पाड़। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो फ्रेंड जो वहाँ पे रूही प्रदर्शन कर रही है वो कर रही है आपका सृजनात्मक विचारक के रूप में, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड जो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो होना चाहिए आपका संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपको बोला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो फ्रेंड जो बुद्धि के बारे में जो सही कथन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यह क्वेश्चन आपका जुलाई वाले जो एग्ज़ाम होता सेट क्यू उसमें भी आया था। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। तो फ्रेंड जो पठन वैफल्य जो बच्चे होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं आपके धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स वो आधारित है आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है। तो उसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड जो एक शिक्षक को करना चाहिए वह अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके 2019 के जो जुलाई और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जैन नॉलेज हब को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इससे आने वाले आगे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।